आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आज से अपना नया टॉपिक एडवांस जीओसी में बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले आप दो बातें मेरी सुनिए। आपने बेसिक कैरेक्टर पहले भी पढ़ा है, जब आपने कोई तैयारी की गई होगी तो वो तो आपको पहले से आना ही चाहिए। साथ में मैं और अलग से एक सीरीज बना रहा हूँ 11 to BSc, तो वहां पर भी मैं बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ाऊंगा। तो आपको जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ वो तो आप पढ़ ही लीजिए, लेकिन जैसे ही मैं वो लेक्चर्स भी बना दूंगा और जब भी आ जाएंगे आप उन लेक्चर्स को भी जरूर देखिएगा। तो जब दोनों ही चीजों को आप समराइज करोगे तो आपसे कभी भी कोई कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं होने वाला। तो आज जो मैं पढ़ाऊंगा थोड़ा सा हाई लेवल का ही पढ़ाऊंगा, वो बेसिक बातें नहीं बताऊंगा, बार बार वही क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा जो आप लोगों ने किए हैं। हम कुछ आज बहुत ही एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट सीखेंगे और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, शायद से वो क्वेश्चंस जो आपने पहले नहीं भी किए हों। तो जैसा जैसा मैं सिखाऊं, जो जो अप्रोच में डेवलप करवाऊं, उसी तरीके से आपको चलना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आखिरकार सर बेसिक कैरेक्टर की डेफिनेशन होती क्या है। हम लोग यहीं से स्टार्टिंग कर लेते हैं एक बार। देखो, अगर मैं आपसे डेफिनेशन की बात करता हूं तो डेफिनेशन को मैं दो तरीके से समझूंगा। सबसे पहले तो मैं समझूंगा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन, जिसको आप लोन पेयर डोनेशन भी कहते हो। तो ये तो बहुत ही फेमस है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन अपना बहुत ही आसानी से कर सके उसी को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और यह किस पर डिपेंड होता है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पे डिपेंड होता है ज्यादातर, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमारी केमिस्ट्री भी कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द है। वैसे तो पूरा एक सीक्वेंस होता है जो कि मैं आपको बेसिक सीरीज में पढ़ाऊंगा, वहां पर आप देखना। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में एक तो प्लस आई वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, प्लस आर वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, ऐसे ही प्लस एच वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। और हमें पता है बहुत अच्छे से रेजोनेंस सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है और फिर इंडक्टिव होता है। एक कॉन्सेप्ट तो हमें एकदम दिमाग में ये रखना है, जहां पर हमें लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड स्टेबिलिटी। देखो, जब आप लोगों ने एसिडिक कैरेक्टर पढ़ा होगा तब आपने एक टर्म सुना होगा कॉन्जुगेट बेस। जैसे ही एसिड के केस में कॉन्जुगेट बेस होता है, वैसे ही बेस के केस में कॉन्जुगेट एसिड होता है। जो जो बातें आप उस केस में कॉन्जुगेट बेस के लिए करते हो, वो बातें आप यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड के लिए करोगे। और यही यहाँ पर हमारे इस हाई लेवल पर कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा फेमस होगा। मतलब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि हमारे पास कोई बेस होगा और उस बेस को हम लोग क्या करेंगे, H+ खिलाएंगे। देखो, वहां से हम लोग H+ निकालते थे, किसी भी एसिड से H+ निकाल के क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस। किसी भी बेस में H+ खिला के क्या बनता है, कॉन्जुगेट एसिड। इस कॉन्सेप्ट को आपको पता होना चाहिए। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, उस कॉन्जुगेट एसिड पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखो, जो आपका ये पॉजिटिव चार्ज आया है, इसकी स्टेबिलिटी को ही आपको ध्यान में रखना है कि इसकी स्टेबिलिटी कब कब ज्यादा होगी। अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, मतलब इसकी स्टेबिलिटी हम किस किस से देख सकते हैं, हम बोल सकते हैं सर -R, -H, -I, इन सभी फैक्टर से देख सकते हैं, क्योंकि +R, +H, +I, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या है, ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसको वो सभी ग्रुप्स होने चाहिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करें, दे। तो ये सभी ग्रुप इसको स्टेबलाइज करेंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा, अगर पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा, तो हम बोलेंगे वो हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, वीक। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास कॉन्जुगेट जो उसका बेस होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो बस वही कॉन्सेप्ट, वही फंडा हमें बार बार लगाना है कि जिस तरीके से हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कॉन्जुगेट बेस होता था, वैसे ही हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस का वीक कॉन्जुगेट एसिड होगा। वीक कॉन्जुगेट एसिड से मेरा मतलब है उस पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। इस पॉइंट को अगर आप समझ जाओगे तो आपके यहाँ पर हाई लेवल में क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सही होंगे और ज्यादातर हम यही यूज करेंगे। देखो, अभी तो मैं आपको इससे देखना सिखाऊंगा, रेजोनेंस वगैरह लगाएंगे, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जैसे ही मैं टॉपिक में आगे बढ़ूंगा और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपके इस पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को और इंक्रीज करेंगे। पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी इंक्रीज करने का मतलब क्या है, कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी इंक्रीज करना। जैसे केजलाई के स्ट्रक्चर होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी इंक्रीज करते हैं, ये सारी बातें करेंगे। अब हम बात करते हैं अपने एक कॉन्सेप्ट से, वो कॉन्सेप्ट ही है हमारा स्टार्टिंग, ग्वानिडीन टाइप बेस। देखो, बहुत ही फेमस बेस होते हैं ग्वानिडीन, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजिनस बेस होते हैं।
हम लोग अपनी स्टार्टिंग ही यहीं से करेंगे। देखो जब बेसिक लेवल की हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं IIT जैम लेवल तक, तो ये टॉपिक कहीं ना कहीं बीच में आता है और सबसे फेमस टॉपिक बन जाता है। अब हाई लेवल में हम आ चुके हैं तो हमें अपनी स्टार्टिंग भी यहीं से करनी होगी, इसी कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। एक बार हम इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो इससे रिलेटेड मैं बहुत सारे सिमिलर सवाल आपको कराऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आ रखे हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं ग्वानिडीन की बात करता हूं तो ग्वानिडीन का स्ट्रक्चर जो होता है हमारे पास वो कुछ ऐसा होता है, NH और यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं एक तरीके से ग्वानिडीन। अब देखो आपको अगर इसके बेसिक कैरेक्टर को जज करना है तो आप इसको क्या कर लो, H+ खिलाओ। जब आप इसको H+ खिलाओगे तो H+ खिलाने पे क्या बनेगा इसका, कॉन्जुगेट एसिड। तो देखो सबसे पहला सवाल ये है कि सर एक तो नाइट्रोजन यहाँ है और एक नाइट्रोजन यहाँ है, ये दोनों तो सेम है, इन दोनों में से किसी की बात कर लूं तो इन दोनों ही नाइट्रोजन में से कौन सा H+ खाएगा। तो सबसे पहले मैं दोनों ही H+ को खिला के आपको दिखाता हूं। देखो अगर रटने के लिए बोल दूंगा तो आप बोलोगे सर रटा रहे हो, यहां पर हमें एक एक कॉन्सेप्ट समझना है। अगर मैं इस वाले से खिलाता हूं, देखो NH2 यहां पर C, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर NH2 प्लस और यहां पर NH2, ऐसा बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इस वाले से H+ खिलाता हूं, देखो इस वाले पे खिलाता हूं, एक बार तो हमने इस वाले लोन पेयर का इस पर अटैक करवाया, ठीक है, H+ खिलाया। अब एक बार मैं इस लोन पेयर का इस पर अटैक करवाता हूं। जब इसका अटैक करवाया तो क्या हो जाएगा, NH2 C डबल बॉन्ड NH और यहां पर NH3 प्लस। अब देखना ध्यान से, ये जो कॉन्जुगेट एसिड बना है, जब ये लोन पेयर की बात करेंगे हम यहां से, ये लोन पेयर यहां जाएगा और ये बॉन्ड जब यहां शिफ्ट होगी इस तरीके से, तो इस नाइट्रोजन की कितनी बॉन्ड बनेंगी, 5 बॉन्ड बनेंगी। और नाइट्रोजन की कभी भी 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं होती हैं। तो ये जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो रेजोनेंस को ज़रा स्टेबलाइज नहीं होगा, मतलब कि वहां पर रेजोनेंस ही नहीं होगा। तो हमेशा उस एटम से आपको H+ खिलाना है जहां पर रेजोनेंस होने के चांसेस हो, या आप ऐसे बोलो पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी मिलने के चांसेस हो। तो ये पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या हो चुकी है, खत्म। पॉसिबिलिटी कौन सी आ चुकी है, ये वाली। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ग्वानिडीन टाइप बेस में H+ खिलाया। अब सवाल यह है कि सर ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस क्यों है, इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है। तो अगर मैं ड्राइविंग फोर्स की बात करता हूं तो यहां पर कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस का। देखो यहां पर ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहां पर इस तरह से रेजोनेंस करता है तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने C NH2 डबल बॉन्ड NH2 प्लस इस तरीके से बन जाएगा। देखो ये वाला लोन पर यहां गया तो इस पर प्लस आ जाएगा और ये वाला इस तरीके से बन जाएगा। अब मैं एक और बार इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता हूं, वो कैसे, देखो ये वाला लोन पेयर यहां जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगी, तो हमारे पास यहां पर बन जाएगा NH2 डबल बॉन्ड प्लस C, यहां पर NH2 और यहां पर NH2। अब क्या और कोई पॉसिबिलिटी है रेजोनेंस बनाने की, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यहां पर तीनों ही नाइट्रोजन पर क्या आ चुका है, पॉजिटिव। एक बार इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आया है, एक बार इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आया है, एक बार इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आया है। जब तीनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर सेम एटम पर पॉजिटिव चार्ज आया है, सेम एटम पर चार्ज आया है, तो इन्हीं को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और हमारे पास इस केस में कितने हैं, 3 हैं। तो बस यही आंसर है कि ग्वानिडीन बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजनस बेस होते हैं, क्योंकि जब उनको H+ खिलाते हैं जो उनका कॉन्जुगेट एसिड बनता है, उसका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनाने पर, रेजोनेंस बनाने पर वहां पर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आते हैं। और हमें पता है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छी खासी स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को। तो उम्मीद करता हूं आपको सबसे पहले ये समझ में आ चुका है कि आखिरकार ग्वानिडीन बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट बेस क्यों होते हैं। दिस इज द ड्राइविंग फोर्स और दिस इज द कॉन्सेप्ट। बेस को H+ खिलाया, कॉन्जुगेट एसिड बनाया, पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी चेक की। स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास ये सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सारे फंडे होते हैं। और स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा तो उसका बेस क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब इसी ही कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाकर मैं आपको 2-3 सवाल कराता हूं और फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स लिखाऊंगा। उन रूल्स से कुछ ऑब्जर्वेशंस होंगी और उससे रिलेटेड हम सवाल करेंगे। अब हम इन कुछ सवालों को देखते हैं जो कि अभी तक मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया उसी के बेसिस पर हैं। सारे ही ग्वानिडाइन टाइप के बेस हैं और उसी का कॉन्सेप्ट है। अगर मैं पहले सवाल की बात करता हूं तो देखो NH2 C डबल बॉन्ड NH
और यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर आपके पास NH2। ये आपके पास गुआनिडीन टाइप का बेस है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर अलग से ही यहाँ पर लिख दिया है, भीड़ में भी दूर से पहचान लेना, क्योंकि कभी कभी हमारे सामने होता है और हम पहचान नहीं पाते कि ये गुआनिडीन टाइप बेस है। तो आपको इसको पहचानना बहुत अच्छे से आना चाहिए। देखो C डबल बॉन्ड NH2 इस टाइप का हो, अगर मैं H हटा के कोई भी रिंग टाइप का लगा दूं या ये H हटा के कुछ भी और फर्दर सब्स्टिट्यूट कर दूं, आपको उससे नहीं घबराना। आपको फोकस ये करना है, कम से कम एक कार्बन होना चाहिए, कम से कम डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होना चाहिए और सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन होना चाहिए। जब भी कोई ऐसा सिस्टम होगा तो वो हमारे पास गुआनिडीन टाइप होगा। ये तो गुआनिडीन हो गए, लेकिन जो सवाल ज्यादातर आते हैं वो सवाल आते हैं गुआनिडीन टाइप पर, और उस गुआनिडीन टाइप पे बहुत ज्यादा आपको दिक्कत होती है समझने के लिए। तो मैं उम्मीद करूंगा आप हमेशा गुआनिडीन और गुआनिडीन टाइप बेस पहचान लेंगे। अगर मैं इस पहले सवाल की बात करता हूं तो इस सवाल में हमारे पास क्या फंडा है, इस पॉइंट को समझो। देखो यहाँ पर अगर मैं पहला सवाल समझता हूँ तो ये तो गुआनिडीन ही है, और इस वाले केस में आपके पास कितने 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे थे। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, देखो ये भी गुआनिडीन नहीं है, गुआनिडीन टाइप है, C डबल बॉन्ड NH NH2, लेकिन यहाँ पर क्या है CH3। तो इस वाले केस में जब आप इसको H लगाओगे तो यहाँ पर लोन पेयर से सिर्फ एक ही तरफ बन पाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पर सिर्फ 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन पा रहे हैं। अब मेरे बोलने पर भरोसा मत करो, आप इतने समझदार हो, इतनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा चुकी है कि इसके चुपचाप से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ और देखो क्या वो इक्विवेलेंट है या नहीं है। इक्विवेलेंट का मतलब मैंने बार बार समझाया कि जब भी जो चार्ज होता है अगर वो सेम एटम पर आए उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमारे पास 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हमारे पास 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। आप जानते हो इस वाले केस में कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी होगी, तो ये वीक होगा इसके कोरस्पोंडिंग कॉन्जुगेट एसिड, और ये जो इसके कोरस्पोंडिंग बेस होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। तो हम बोलेंगे ये ज्यादा अच्छा बेस है एज कंपेयर टू ये। आपको बस एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, बेस को H+ खिलाया, कॉन्जुगेट एसिड बनाया, कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी चेक की, यदि वो वीक होगा तो उसकी कोरस्पोंडिंग बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। जो काम आप एसिड के टाइम करते थे वही काम आपको अब यहाँ पर इसके लिए करना है। देखो इन सवालों को देखते हैं, तो मैंने आपको क्या बोला, देखो यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन और यहाँ पर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो ये पूरा गुआनिडीन ही है एक तरीके से, सब्स्टिट्यूटेड गुआनिडीन टाइप का है। अब यहाँ पे देखो इस वाले केस में क्या है, सिर्फ 2 ही नाइट्रोजन है, और इस वाले केस में तो ये गुआनिडीन है ही नहीं, तो हम बोलेंगे ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा और लास्ट में ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, यहाँ पर हमारे पास 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और यहाँ पर हमारे पास कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हेटेरो एटम या नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है लोन पेयर लेकर। तो ये हमारे पास इसका बेसिसिटी ऑर्डर हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ भैया बेसिसिटी के करवा रहा हूँ, नहीं तो आधे तो लोग सोच रहे होंगे सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो। बेसिसिटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं और हेडिंग है बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो इस सवाल की बात करते हैं, अगर आप देखोगे तो इसमें एक खास बात यही है कि देखो इसको तो आपको भीड़ में सबसे पहले पहचानना है और नंबर 1 कहना है, क्योंकि गुआनिडीन क्या होते हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होते हैं। अब आप अपना दिमाग लगाना शुरू कीजिए कि वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है और कैसी नहीं है। अब एक पॉइंट समझो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके पास 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है लोकलाइज्ड और एक होती है डीलोकलाइज्ड। देखो जो लोकलाइज्ड होती है उसका मतलब होता है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ना करे, और डीलोकलाइज्ड होती है जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करे। अब आप खुद समझदार हो, यदि लोन पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वहां पर डोनेशन के लिए अवेलेबल कम होगा, डोनेशन के लिए क्या होगा, अवेलेबल कम, और यदि वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो डोनेशन के लिए अवेलेबल ज्यादा होगा। तो आप सबसे पहले चेक करो, देखो ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है किस में जा रहा है, रेजोनेंस में, लेकिन इन नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा, तो हम बोलेंगे इन दोनों के पास क्या है, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, और इसके पास क्या है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रही है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर इस केस में लोन पेयर नाइट्रोजन पर अवेलेबल कम होगा, तो डोनेशन कम होगा, तो बेसिक कैरेक्टर कम होगा, तो हम बोलेंगे नंबर 1 उसका। देखो अब ये जो दोनों में कंपेयर करोगे, यहाँ पर CH3 CH2 है तो इसका प्लस आई क्या होगा, ज्यादा होगा, फिर यहाँ पर क्या है CH3 है, इसका प्लस आई थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा, तो नंबर 2 हमारे पास ये हो जाएगा, फिर नंबर 3 और लास्ट में ये नंबर 4। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। ये सारी बातें मैंने पुरानी वाली लगाई जो आपने बेसिक के टाइम सीखी थी। जिसको डिफिकल्टी हो रही है थोड़ा सा वेट करो, मेरे बेसिक में लेक्चर्स आएंगे बेसिक कैरेक्टर के, उसको जरूर देखना, वहां से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एक तरफ से। अगर मैं इस सवाल की बात करता हूं, देखो ध्यान से, यहाँ पर C डबल बॉन्ड N और यहाँ पर इस केस में, और यहाँ देखो
दूर से ही चमक रहा है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे और यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे H+ खिलाने के बाद, तो कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी ज्यादा, तो कॉन्जुगेट एसिड वीक ज्यादा, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग बेस स्ट्रॉन्ग ज्यादा, तो ये हमारे पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये सारे सवाल अपने आप में बेहतरीन सवाल है और सारे ग्वानिडीन से रिलेटेड हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक कवर होता है ग्वानिडीन। अब मैं आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, पहले कुछ एक स्टेप लिखाता हूँ, फिर उसकी कुछ ऑब्जर्वेशन लिखाता हूँ और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ। अब हम बेसिसिटी का एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, देखो इस कॉन्सेप्ट को जैसा मैं सिखाऊं वैसा एक बार सीख लो और फिर एक बार इन सभी क्वेश्चंस पे अप्लाई करना सीख जाओ। अब ये मत पूछो सर ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, तो ये सारी जो बेसिसिटी वाली बातें होती हैं ये पीके वैल्यू से स्ट्रिक्टली रिलेट होती है। अगर ये पीके वैल्यू से रिलेट है तो इसका मतलब हमें ध्यान रखना है कि हमारा यहाँ पर एक रीजन ही दे सकते हैं जो पॉसिबल रीजन होता है। तो अगर मैं सबसे पहले बताता हूं तो बात यह है कि बेसिसिटी ऑफ लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लोकलाइज्ड मतलब जो अपनी जगह हो, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ना करे और जो कि हेटेरो एटम पर प्रेजेंट हो, इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेसिसिटी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसमें तो कोई नई बात नहीं है, ये तो हमें पहले से पता है। एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रही है उसको डीलोकलाइज्ड बोला है और जो नहीं करती है उसको लोकलाइज्ड बोला है, और जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है वही ज्यादा होती है। तो ये पहली बात हो गई। अब आपके पास इस स्टेटमेंट के बेसिस पर 2 ऑब्जर्वेशन निकल के आती हैं। ये ऑब्जर्वेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। उसमें ये बोला है यदि नंबर ऑफ हेटेरो एटम विथ लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाए, सेम हो जाए, कि आपके पास किसी एक कंपाउंड में एक हेटेरो एटम है जिस पर लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और दूसरे पर भी एक है, तो उस केस में हमें चेक करना है नंबर ऑफ हेटेरो एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड। जितने ज्यादा नंबर ऑफ हेटेरो एटम होंगे उतनी ज्यादा बेसिसिटी होगी। क्यों? जितने ज्यादा नंबर ऑफ हेटेरो एटम होंगे उतना ज्यादा लोन पेयर का कंट्रीब्यूशन होगा और जितना ज्यादा लोन पेयर का कंट्रीब्यूशन होगा उतना ज्यादा बेसिसिटी हो जाएगी। लेकिन इन केस यदि वहां पर हेटेरो एटम जिस पर लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अगर वो सेम ना हो, मान लो एक कंपाउंड जिस पर एक ही एटम पर लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और एक एटम जिस पर 2 पर लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो उस केस में हमें हेटेरो एटम चेक करना है। ठीक है, तो अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम इन क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन अगर आप जरा ध्यान समझोगे तो सबसे पहले आपको लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहचाननी है और उस एटम को क्या करना है, गोला लगाना है। देखो यहां पर एक सबसे पहले हम यहां पर इस तरीके से समझेंगे, फिर यहां और फिर इस नाइट्रोजन पर और लास्ट में ये नाइट्रोजन। देखो इन सभी के पास एक हेटेरो एटम है जिस पे लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। पहली बात, अगर सभी पे एक एटम है और लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो उस केस में हम क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ हेटेरो एटम। तो सुनिए हम ऐसा बोल सकते हैं ये तीनों ही ज्यादा बेसिक होंगे एज कंपेयर टू ये, क्योंकि यहां पर इन तीनों पे ही कितने हैं अलग अलग से, इस पे भी 2 हेटेरो एटम प्रेजेंट है, इस पे भी 2 हेटेरो एटम प्रेजेंट है, इस पे भी 2 हेटेरो एटम प्रेजेंट है। इसके अलावा मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब हमारे पास जो डी का बेसिक नेचर होगा वो सबसे कम हो जाएगा और इन तीनों का सबसे ज्यादा हो जाएगा। अब सवाल ये आ रहा है कि सर इन तीनों में कैसे कंपेयर करेंगे, तो इन तीनों में आप कॉन्जुगेट एसिड बनाइए H+ खिलाकर और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए। जब आप इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो इस केस में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, तो जिसके कारण ये हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद अब बात आ रही है इन दोनों में, तो इन दोनों में हमारे पास 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, लेकिन यहां पर Me अपना +I दिखाएगा और यहां पर H कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाता, जिसकी वजह से यहां पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। तो सबसे ज्यादा हो जाएगा हमारे पास C, फिर B और फिर A और फिर D। उम्मीद करता हूं आपको सबसे पहली बात समझ में आई। सबसे पहले हमने देखा कि वहां पर लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस एटम पर है, देखो इन एटम पर लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। उसके बाद अगर लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है, मतलब सब में एक एटम है, तो उस केस में जितने ज्यादा नंबर ऑफ हेटेरो एटम होंगे उतना ज्यादा बेसिसिटी होगी। तो ये तीनों आगे हो गए और ये लास्ट हो गया। अब इन तीनों में हमने कॉन्जुगेट एसिड बनाया, तो यहां पर क्या हो गया, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आएगा, बाकी नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आएगा। लेकिन इन केस में क्या है, इक्विवेलेंट है क्योंकि इन सब में नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आ रहा है और फिर इसमें एक फैक्टर और डोमिनेट कर गया जो कि इंडक्टिव इफेक्ट था। तो ओवरऑल हमारे पास पहला आंसर ये हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये आंसर करना आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं इस सवाल की बात करता हूं तो देखो इस सवाल में वही दोबारा से सबसे पहले आप लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो ये लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। क्या ये जो नाइट्रोजन एटम है ये भी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? तो नहीं, इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो मैं इसको लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल भी नहीं बोल सकता।
अच्छा, क्या ये लोकलाइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? बिल्कुल। क्या ये लोकलाइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? और ये भी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो बहुत आसान सवाल बन गया। नंबर ऑफ हेटेरो एटम विथ लोकलाइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर सेम हो जाए, इस पर भी एक एटम पे लोकलाइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस पर भी एक एटम पर, इस पर भी एक एटम पर, इस पर भी एक एटम पर। अब मैं ये सब क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर जो कंपेरिजन है उसके लिए हमें रूल ही निकालना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट ही बनाना पड़ेगा, और उसी कॉन्सेप्ट से चलोगे तो आपके आंसर सही आएंगे। क्योंकि सबका आपको वहां पर पीके वैल्यू थोड़ा पता हो, पीकेवी वैल्यू थोड़ा पता है, ये पीके और पीकेवी वैल्यू से ही सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे आपके पास। तो वही हम बातें कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इन केस में बात करता हूँ तो देखो, ये तो ग्वानिडीन टाइप है, अगर दूर से चमक रहा है तो आप तो इसको ऐसे ही कर दोगे, लेकिन ऐसे मत करो। आप देखो कि जहां पर अगर लोकलाइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है तो इन सभी में एक एक एटम है जहां पर लोकलाइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो जिसमें नंबर ऑफ हेटेरो एटम ज्यादा, इस केस में नंबर ऑफ हेटेरो एटम ज्यादा, तो यहां पर लोन पेयर का कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा, इसका मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा बनेंगे, तो वहां पर कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो हमारे पास ये आ जाएगा नंबर 1। उसके बाद यहां पर 2 हेटेरो एटम है, बात समझ में आ रही होगी, और इस वाले केस में भी 2 हेटेरो एटम है। अब आपको यहीं पर एक केस समझना है, ये जो है ये आपके पास क्या है? ग्वानिडीन टाइप का है। बात समझ रहे हो? ये क्या है आपके पास? ग्वानिडीन टाइप का है। और ये वाला जरा ध्यान देखो, क्या ये ग्वानिडीन टाइप का बोल सकते हैं उसको? ध्यान से देखिए वाला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले ये 1 है, उसके बाद ये 2 है ग्वानिडीन टाइप, फिर उसके बाद ये 3 आ जाएगा और लास्ट में ये 4 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों पर एक ही एटम पे लोकलाइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लेकिन इस पर क्या है? हेटेरो एटम ज्यादा है। और मैंने आपको हमेशा बताया ग्वानिडीन टाइप के बेस हमेशा ज्यादा ही बेसिक स्ट्रेंथ रखते हैं, तो ग्वानिडीन को तो आप दूर से ही पहचान कर उसको सबसे आगे बढ़ा दिया करो, फिर सोचा ही मत करो अगले केस में क्या होगा क्या नहीं। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। देखो लास्ट क्वेश्चन भी वही है, आप सबसे लोकलाइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे जानो। देखो यहाँ पर लोकलाइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 3 एटम पे है, यहाँ पर 1 एटम पे है, यहाँ पर 1 एटम पे है, और यहाँ पर 2 एटम पे है। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिए, इस केस में 3 एटम पर लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो जिसकी वजह से मैं इसको नंबर 1 कह दूंगा। सबसे ज्यादा हेटेरो एटम यहीं पर मौजूद है, तो इसको मैं नंबर 1 कह दूंगा। उसके बाद इस केस में 2 लोकलाइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इसको हम नंबर 2 कह देंगे। अब इन दोनों की बात करते हैं, दोनों पे ही एक एटम पर लोकलाइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो उस केस में हम क्या चेक करेंगे? उस वाले केस में जहां पर नंबर ऑफ हेटेरो एटम ज्यादा, उस वाले केस में बेसिसिटी ज्यादा। ये ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास। मतलब आपको इस फैक्टर को हमेशा डोमिनेटिंग मान के चलना है कि जब भी आपके पास लोकलाइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम नहीं होगी, तो उस केस में जितने ज्यादा नंबर ऑफ हेटेरो एटम होंगे उतना ज्यादा वहां पर बेसिसिटी होगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वहां पर लोन पेयर कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, लोन पेयर कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा तो बेसिसिटी ज्यादा होगी। उम्मीद करता हूं आपको इन 3 सवालों से ये जो मैं कॉन्सेप्ट पहला सिखा रहा हूं ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। और हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब हम इन 2 क्वेश्चंस को देखते हैं। जो भी अभी तक हमने कॉन्सेप्ट 1 सीखा है उसी की बेसिस पर ये क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, लोकलाइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा डीलोकलाइज से ज्यादा बेसिसिटी दिखाती है। फिर 2 बात और थी, यदि वहां पर लोकलाइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले एटम सेम नहीं है तो वहां पर जितने ज्यादा हेटेरो एटम वहां पर उतनी ज्यादा बेसिसिटी, और यदि वहां पर लोकलाइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले एटम क्या है? सेम है, तो वहां पर हेटेरो एटम ही चेक करते हैं दोनों ही केसेस पर। बस हमें इतना याद रखना है और कुछ नहीं। तो देखो इन सभी केसेस में अगर देखते हैं तो हमारे पास देखो यहाँ पर क्या है? एक एटम है लोकलाइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, एक एटम है लोकलाइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, एक एटम है लोकलाइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, और एक एटम है यहाँ पर। इन सभी केसेस में एक ही एटम है लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। तो अब क्या चेक करेंगे? जब भी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के एटम सेम होते हैं तो नंबर ऑफ हेटेरो एटम ज्यादा, तो वहां पर बेसिसिटी ज्यादा। तो देखो इस वाले केस में 2 हेटेरो एटम, तो ये हमारे पास नंबर 1। इस वाले केस में 1 हेटेरो एटम आ रहा है, तो ये ग्वानिडीन टाइप है, तो यहाँ पर ये नंबर 2, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अच्छे से बन जाएंगे। और इस वाले केस में 1, तो ये हमारे पास नंबर 3, और यहाँ पर नंबर 4। जस्ट हमारा जो पिछला क्वेश्चन था वैसा ही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले ही क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, मतलब जो पहला ऑप्शन था उसी को मैंने थोड़ा अलग तरीके से लिख दिया है। तो आपके लिए ये भी नया क्वेश्चन बन गया होगा। बस यही बताना चाहता हूं, आपको क्वेश्चन पढ़ने का और देखने का तरीका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से आना चाहिए। इस सवाल को देखते हैं। देखो यहाँ पर ये लोकलाइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहाँ पर 2 लोकलाइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पर 1 लोकलाइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पर
3 लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इस वाले केस में क्या है, डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो एक बात तो पक्की है, जिस वाले केस में हमारे पास डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सबसे कम बेसिक होगा। हमने पढ़ा है ना कि लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डी लोकलाइज्ड वाला। तो ये तीनों ही ज्यादा बेसिक होंगे इन सबसे। अब तीनों में यहाँ पर 3 लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये नंबर 1, यहाँ पर 2 लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो नंबर 2, और यहाँ पर ये नंबर 3। आपने अभी तक जो पढ़े हैं वो बहुत ही बेसिक कंपाउंड्स पढ़े हैं, और ये कुछ ऐसे कंपैरिजन मैं करवा रहा हूं जहां पर आपको इस कॉन्सेप्ट के थ्रू ही चलना है, तभी आपके आंसर आएंगे। पुराने वाले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेट इफेक्ट लगाने से ये सब सवाल नहीं बनने वाले। आपको जो मैं जैसे सिखा रहा हूं वैसे ही यहां पर चलना है, उसी तरीके से क्वेश्चंस को आपको ऑब्जर्वेशन तरीका लेके आना है, ठीक है। अब हम अपने कॉन्सेप्ट नंबर 3 की कॉन्सेप्ट नंबर 1 हो चुका है, अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब हम अपने कॉन्सेप्ट 2 को समझते हैं। देखो कॉन्सेप्ट 2 कुछ नहीं है कि हमने अभी बात की थी कि जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हमेशा कम होती है लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। लेकिन क्या हो यदि किसी सिस्टम में डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही प्रेजेंट हो, मतलब एक से ज्यादा सिस्टम हो, तो उस केस में कैसे चेक करेंगे? तो सुनो, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर कंटेनिंग हेटेरोएटम ज्यादा कब होगा? जब एरोमेटिसिटी और प्लस आई ग्रुप होगा, यदि कोई प्लस आई वाला ग्रुप है उसमें मौजूद होगा। फिर अगर यदि सिर्फ एरोमेटिसिटी ओनली है और लास्ट में एरोमेटिसिटी प्लस माइनस आई। इसका मतलब क्या है? ये जो मैंने जितनी भी बातें लिखी हैं इन सब का मतलब ये है इस केस में डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा अच्छा कब होगा, मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर जो हेटेरोएटम कंटेन कर रहा है किस केस में वहां पर एरोमेटिसिटी की वजह से बहुत अच्छा डीलोकलाइजेशन हो जाएगा लोन पेयर का। और हमें पता है जो लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन होगा जिसको मैंने यहां पर एरो करके लिखा है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके होगा, क्योंकि हमें पता है बेसिसिटी ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीके होता है। तो कुल मिला के अगर मैं इस पूरी भाषा को एक बात में समझाऊं, जितना ज्यादा लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन होगा उतनी कम बेसिसिटी होगी और उतनी ही कम पीके होगा। बाकी आपके साफ साफ नोट्स बनवाने के लिए ये सारी बातें मैं लिखवा रहा हूं और कुछ नहीं। तो अब हमें इन कॉन्सेप्ट्स में अप्लाई करना है। देखो अगर मैं पहले क्वेश्चन को देखता हूं तो यहां पर लोन पेयर है तो मैं बोलूंगा ये कैसा लोन पेयर है? डीलोकलाइज्ड है। चलो बहुत बढ़िया। सबसे पहले आप अभी बड़ी क्लास में आ चुके हो, कम से कम ये देखना आना चाहिए लोन पेयर लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है। अगर मैं इस लोन पेयर की बात करता हूं तो ये कैसा है? डीलोकलाइज्ड है। अगर मैं इस लोन पेयर की बात करता हूं ये कैसा है? लोकलाइज्ड है। अरे समझ में आ रहा है? प्रीडीन का ये लोन पेयर परपेंडिकुलर ऑर्बिटल में होगा इस तरीके से, और यहां पर ये लोन पेयर कैसा है? ये भी लोकलाइज्ड है। अब आप बात को एक एक करके समझिएगा बहुत ध्यान से। हम बोलेंगे यदि ये हमारे पास 1 है, यदि हमारे पास ये 2 है, और ये हमारे पास 3 है, और ये हमारे पास 4 है, यहां से पक्की बात है कि 3rd और 4th की बेसिसिटी ज्यादा होगी 1st और 2nd से। ये बात तो बिल्कुल पक्की है। क्यों? क्योंकि 3rd और 4th में लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा वहां पर बेसिसिटी इंक्रीज करती है। अब सवाल ये है कि 3rd और 4th में किसका ज्यादा होगा? तो देखो ये वाला जो एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये वाला जो एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और हमें पता है परसेंट s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस वाले केस में परसेंट s कैरेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो लोन पेयर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा तो डोनेशन कम। तो हम बोलेंगे सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर 4th में, उसके बाद 3rd में। अब आते हैं इस मेन सवाल पे कि सर यदि हमारे पास 2 कंपाउंड्स हैं और दोनों ही कंपाउंड्स में लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में मौजूद हो तो उस केस में कहां होगा? तो मैंने क्या बोला था? जहां पर लोन पेयर ज्यादा डीलोकलाइजेशन में मौजूद होगा। देखो इस लोन पेयर के जाने की वजह से यहां पर रिंग में क्या आ रही है? एरोमेटिसिटी आ रही है, और ये सिर्फ अकेला ही लोन पेयर रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे। और इस लोन पेयर के जाने से भी रिंग में क्या आ रही है? एरोमेटिसिटी आ रही है। लेकिन अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इसकी रिंग का अकेला नहीं है, ये डबल बॉन्ड इस बेंजीन के साथ भी जुड़ा है। तो कहीं ना कहीं बेंजीन की भी एरोमेटिसिटी पे कुछ ना कुछ तो डिस्टर्बेंस दे रहा होगा ना। हम बोल सकते हैं यहाँ पर लग रहा है एनिलेशन इफेक्ट। यहाँ पर क्या लग रहा है? एनिलेशन इफेक्ट। एनिलेशन इफेक्ट के लगने की वजह से यहाँ पर लोन पेयर रेजोनेंस तो लेने से एरोमेटिसिटी तो ला रहा है, लेकिन एरोमेटिसिटी इतनी अच्छी नहीं ला रहा। मतलब इस लोन पेयर के जाने से यहाँ पर डीलोकलाइजेशन से एरोमेटिसिटी वाला सिस्टम अच्छा बन रहा है, तो जिसकी वजह से बेसिसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन इस वाले सिस्टम से एरोमेटिसिटी इतना अच्छा नहीं बन रहा, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है ये बेंजीन के साथ भी है, तो इतना ज्यादा ये इच्छुक नहीं होगा, इतना ज्यादा ये इंटरेस्टेड नहीं होगा इस रिंग की एरोमेटिसिटी लाने में। तो हम बोलेंगे इसके एनिलेशन
ऑक्सीडेशन इफेक्ट की वजह से इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा हो गया, तो यहाँ पर सेकंड हो जाएगा और यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन गेट का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे ही सवालों का आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा करेगा। समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से? ऐसे ही सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको सीखना है। अगर मैं अगले सवाल की बात करता हूं, बहुत आसान सवाल है। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और हमें पता है परसेंट s करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉनिटी। जितना ज्यादा परसेंट s करेक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिटी, उतना ज्यादा लोन पेयर होल्डिंग कैपेसिटी। तो हम बोलेंगे सबसे ज्यादा बेसिसिटी इसकी, फिर इसकी, लास्ट में इसकी। ऐसा ही हमारा नीचे वाला सवाल है। ये क्या है, sp3 है, ये क्या है, sp2 है, और ये क्या है, sp है। अब आधे लोग तो इस चेन में हो जाएंगे, अच्छा इतनी बड़ी चेन है, प्लस आई लगाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी। अरे भाई उससे पहले तो आपको ये चेक करना है ये जो नाइट्रोजन है वो कैसा है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 है और ये sp3 है। सबसे ज्यादा बेसिक ये, फिर ये एंड देन ये। तो कुल मिला के आपको जो कॉन्सेप्ट समझाना था वो मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट समझाना था। यदि दोनों ही लोन पे डिलोकलाइजेशन में जा रहे हैं तो उस केस में ज्यादा बेसिसिटी किसकी होगी। तो इस केस में सिर्फ ये अकेला ही लोन पेयर पूरी रिंग की एरोमेटिसिटी लेके आ रहा है, अच्छा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा एरोमेटिसिटी का। लेकिन यहाँ पर ये एरोमेटिसिटी तो लाना चाहता है, लेकिन ये डबल बॉन्ड इस बेंजीन का भी है, तो ये इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा। वो बोलेगा बेंजीन मेरे से गुस्सा हो जाएगा अगर मैं तुम्हारे साथ एरोमेटिसिटी करूंगा। तो यही सारा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट नंबर 3 की तरफ।